नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी विधानसभा चुनावों की वोटिंग की, पंजाब और यूपी में तेज होते प्रचार की। बात करेंगे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर उठाए क्या सवाल, हिजाब पर कोर्ट में दी गई क्या दलीलें। बात करेंगे बंगाल चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी हार की, दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका की, और बुलेटिन के आखिर में बात चीनी ऐप्स पर लगे प्रतिबंधों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जातीय जनगणना पर बिहार में राजनीति तेज, तेजस्वी यादव ने साधा नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, जातीय जनगणना की बात करने वाले मुख्यमंत्री इस पर बैठक करने को भी नहीं है तैयार। 5 महीने से बैठक का इंतजार कर रहा है बिहार। मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी का चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान, नहीं लड़ेंगे चुनाव। मऊ से अब मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी होंगे सुबह सपा के उम्मीदवार। अब्बास ने दाखिल किया नामांकन। एयर इंडिया के मैनेजमेंट में होगा बड़ा बदलाव। टाटा सन्स ने इल्कर आईसी को बनाया एयर इंडिया का नया एमडी और सीईओ। तुर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं इल्कर आईसी। एयर इंडिया की पूरी हिस्सेदारी खरीद चुकी है टाटा सन्स। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 1747 अंक की गिरावट के साथ 56,406 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। एक दिन में निवेशकों के डूबे 8,50,000 करोड़ रुपए। निफ्टी 532 अंकों की गिरावट के साथ 16,843 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गोवा उत्तराखंड की सभी सीटों के साथ यूपी की 55 विधानसभा सीटों पर आज मतदान का काम पूरा हो गया। तीनों ही जगह आज जबरदस्त मतदान हुआ। यूपी में पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में मतदाताओं में उत्साह ज्यादा दिखाई दिया। तो गोवा और उत्तराखंड में भी पोलिंग बूथों पर आज दिन भर वोटरों की भीड़ लगी रही। तो कहां हुआ कितना मतदान और किन किन उम्मीदवारों की किस्मत हुई ईवीएम में लॉक, देखिए ये रिपोर्ट। आज देश के 2 राज्यों गोवा और उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान हुआ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर 586, उत्तराखंड की 70 सीटों पर 632 और गोवा की 40 सीटों पर 301 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इस चुनाव को बीजेपी की अग्नि परीक्षा माना जा रहा है, क्योंकि जिन राज्यों में आज वोटिंग हुई उनमें बीजेपी की ही सरकार है। यूपी में आज दूसरे फेज में 55 सीटों पर वोट पड़े। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की सभी सीटों पर आज मतदान हुआ। यूपी में जिन दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो गई उसमें शाहजहांपुर से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, रामपुर से सपा के दिग्गज नेता आजम खान, स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, नकुड़ से सपा के धर्म सिंह सैनी जो योगी सरकार में भी मंत्री थे, चंदौसी सीट से योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी और अमरोहा से सपा के महबूब अली प्रमुख हैं। धर्म सिंह सैनी की नकुड़ विधानसभा सीट पर 75% से भी अधिक मतदान हुआ है, जबकि रामपुर में 60% के करीब वोटिंग हुई। ओवरऑल यूपी की बात करें तो यूपी में करीब 65% मतदान हुआ। सहारनपुर और अमरोहा में सबसे ज्यादा 70% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो वहीं शाहजहांपुर, बदायूं, संभल में करीब 60% मतदान हुआ। पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में करीब 3% ज्यादा मतदान हुआ है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई है। वोटिंग समाप्त होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ओर से जीत के दावे किए गए हैं। इसके साथ ही आज उत्तराखंड की भी सभी 70 सीटों पर मतदान हुआ। उत्तराखंड में इस बार 65% के करीब वोट पड़े हैं। उत्तराखंड में सुबह के समय जरूर वोटिंग की रफ्तार धीमी थी। सर्दी के मौसम के चलते लोग मतदान केंद्रों पर देर से पहुंचे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही वोटिंग की रफ्तार तेज हो गई। उत्तराखंड में आज के मतदान के बाद कई दिग्गजों की किस्मत लॉक हो गई है। जिन दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने किया उसमें लालकुआं से पूर्व सीएम हरीश रावत, गंगोत्री से आप की ओर से सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल, चौबट्टा खाल से बीजेपी के सतपाल महाराज, खटीमा से बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत, बाजपुर से कांग्रेस के यशपाल आर्य प्रमुख हैं। जबकि गोवा में भारी मतदान की खबर है। यहाँ 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। नॉर्थ और साउथ गोवा में वोटिंग को लेकर एक जैसा ही उत्साह दिखाई दिया है। 5 राज्यों में से गोवा और उत्तराखंड में मतदान का काम पूरा हो गया है। अब 20 फरवरी को यूपी में तीसरे चरण में 49 सीटों पर और पंजाब की सभी सीटों पर मतदान होगा। और राजनीतिक दलों ने वोटिंग वाले राज्यों में प्रचार तेज कर दिया है। पीएम मोदी यूपी और पंजाब दोनों जगह पहुंचे तो अखिलेश यादव ने भी तीसरे चरण की सीटों पर फोकस किया। तीसरे चरण में ही अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल और भगवंत मान चुनाव मैदान में हैं।
देश में 5 राज्यों में से 2 राज्यों उत्तराखंड और गोवा में मतदान हो चुका है। वहीं यूपी में 2 चरणों का मतदान भी संपन्न हो चुका है और अब राजनीतिक दलों का पूरा जोर यूपी के तीसरे चरण के साथ ही पंजाब पर है, क्योंकि इन राज्यों में आगामी 20 फरवरी को मतदान है। ऐसे में यूपी के तीसरे चरण के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं जनता को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए। हमीरपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि यहाँ की जनता का उत्साह देखकर लग रहा है कि भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब तक रहेगी तब तक घी और तेल फ्री में मिलेगा। इसके अलावा वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी सत्ताधारी पार्टी को मजबूती देने के लिए आज कानपुर पहुंचे, जहां विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हिंदू वोटों को बांटना चाहते हो तो किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो। इसके अलावा उन्होंने कानपुर की रैली में गोवा का जिक्र करते हुए तृणमूल कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम आज सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि पंजाब भी पहुंचे और उनका पंजाब दौरा इसलिए खास है क्योंकि चुनावों के ऐलान के बाद ये पीएम का पहला दौरा था। इससे पहले 5 जनवरी को जब पीएम पंजाब पहुंचे थे तो उन्हें बीच में से ही वापस लौटना पड़ा था, जिसके बाद आज पहली बार पीएम पंजाब के जालंधर में पहुंचे थे, जहां पीएम ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी प्रचार में जुटे हुए हैं। केजरीवाल ने पंजाब में आपकी सरकार बनाने का दावा किया, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। पंजाब में पीएम चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पंजाब में हुंकार भरी। राहुल की सभा में पहुंचना तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी था, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने ही नहीं दिया गया। लेकिन राहुल गांधी पंजाब पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने होशियारपुर में नवी सोच नवा पंजाब रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने हर भाषण में कहा कि वो बैंक खातों में 15 लाख रुपए जमा करेंगे। नरेंद्र मोदी कहते थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसी को रोजगार मिला। आज बेरोजगार युवा इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार आंख बंद कर बैठी हुई है। आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने पंजाब को ड्रग्स के बारे में बताया था। कोरोना आया और मैंने संसद में बोला कि हिंदुस्तान को भारी चोट लगने जा रही है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने जैसे मेरा पहले मजाक उड़ाया था जब मैंने ड्रग्स की बात की थी, वैसे ही मजाक उड़ाया। इतना ही नहीं, राहुल ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल पंजाब आकर दिल्ली मॉडल की बात कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि केजरीवाल ने दिल्ली में भी कुछ भी नहीं किया है। झूठ के सहारे वोट मांगते हैं केजरीवाल। अब राहुल गांधी ने पंजाब से हुंकार भर दी है। 10 मार्च को पता चलेगा कि इस हुंकार का कितना असर पंजाब के मतदाताओं पर पड़ा है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के लिए अपनी सरकार बचाने की बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों के बीच देश में इस समय चुनावों के साथ हिजाब का मुद्दा भी चर्चाओं में बना हुआ है। कर्नाटक में स्कूली छात्राओं के हिजाब पर रोक का मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। आज हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब को लेकर आज फिर सुनवाई हुई। हिजाब पर बैन के खिलाफ अपील करने वाली छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की 3 जजों की बेंच के सामने दलील देते हुए कहा कि सरकार का आदेश पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है, इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। कॉलेजों के लिए कानून में कहीं भी ड्रेस कोड की बात नहीं कही गई है। सरकार का आदेश आर्टिकल 25 के खिलाफ भी है, जो धार्मिक मान्यताओं के पालन की आजादी देता है। कामत ने कहा कि सेंट्रल स्कूल भी हेड स्कार्फ यानी हिजाब को अनुमति देता है। कॉलेज ड्रेस कोड के हिसाब से हिजाब का रंग तय कर सकते हैं। हमें हिजाब के रंग पर कोई आपत्ति नहीं है, ये किसी भी रंग का हो सकता है। दूसरी ओर कर्नाटक सरकार ने साफ कर दिया कि जब तक हाईकोर्ट कोई आदेश नहीं दे देता तब तक स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा रहेगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मीडिया से खास अपील भी की। कोर्ट ने कहा कि मीडिया से हमारा अनुरोध है कि वो अधिक जिम्मेदार बने। हम मीडिया के खिलाफ नहीं है, हमारा एकमात्र अनुरोध जिम्मेदार होना है। इस मामले में आज कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया है और आगे की सुनवाई कल यानी मंगलवार तक के लिए टाल दी है। इस बीच आज कर्नाटक में 10वीं कक्षा की तैयारी संबंधी परीक्षाएं शुरू हो गईं। जब छात्राएं परीक्षा के लिए स्कूल पहुंची तो उन्हें हिजाब हटाने के लिए कहा गया। इसके विरोध में 13 छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी। हिजाब नहीं हटाने की जिद के चलते परीक्षा का बहिष्कार करने वाली एक छात्रा ने कहा कि अदालत ने अभी तक इस मामले में कोई आदेश नहीं दिया है। जो भी हो, हम हिजाब नहीं उतारेंगे, परीक्षाओं में शामिल नहीं होंगे। अगर हिजाब को अनिवार्य नहीं किया गया तो हम स्कूल नहीं आएंगे। हालांकि दूसरी कई मुस्लिम लड़कियां बिना हिजाब की परीक्षाओं में शामिल हुई। कर्नाटक में हिजाब विवाद उडुपी के
ही एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। इसके बाद ये विवाद पूरे राज्य में फैल गया। हिजाब का मामला बीजेपी चुनावों में भुनाने में जुटी है, लेकिन बीजेपी पर यह मुद्दा उल्टा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आज बंगाल निकाय चुनावों के परिणामों में साफ दिख रहा है कि जनता धार्मिक मुद्दों पर नहीं, विकास के मुद्दों पर मतदान करती है। तो क्या रहे बंगाल में चुनाव परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल में 4 नगर निगमों के लिए मतदान संपन्न हुआ था, जिसके आज यानी 14 फरवरी को नतीजे आ चुके हैं। बता दें कि प्रदेश की सिलीगुड़ी, विधाननगर, चंद्रनगर और आसनसोल नगर निगमों पर मतदान हुआ था, जिसमें एक बार फिर बीजेपी को झटका देते हुए टीएमसी आगे निकल गई है। आपको बता दें कि विधाननगर में 41 वार्ड में कुल 203 उम्मीदवार थे, तो वहीं सिलीगुड़ी में 47 वार्ड में 200 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। इसके अलावा चंदन नगर में 33 वार्ड के लिए 120 और आसनसोल में 106 वार्ड में 430 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। और मतदान के बाद आज आए नतीजों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दरअसल विधाननगर नगर निगम के 41 वार्ड की 39 सीटें टीएमसी ने जीत ली हैं। वहीं सिलीगुड़ी की 47 सीटों में से 40 वार्डों में और चंदन नगर के 33 वार्डों में से 31 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। आसनसोल में 106 में से 70 वार्डों पर टीएमसी जीत चुकी है और कई सीटों पर आगे चल रही है। अब इस जीत के बाद सीएम ममता बनर्जी ने इसे मां, माटी और मानुष की जीत बताया है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के बाद से पश्चिम बंगाल में बीजेपी को टीएमसी के हाथों कड़ियार का सामना ही करना पड़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी को बंगाल में नगर निगम चुनावों में झटका लगा है। इसके अलावा आगामी 27 फरवरी को पश्चिम बंगाल में 108 नगर पालिकाओं में निकाय चुनाव भी होंगे। हालांकि ये चुनाव काफी पहले होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते टलता चला गया और अब पूरे 2 साल बाद चुनाव की तारीख तय की गई है। बीजेपी को ममता के आगे पश्चिम बंगाल में एक और करारी हार मिली है। बीजेपी ममता से हर लड़ाई हारती जा रही है, लेकिन राजनीति से अलग हकीकत की जंग भी होती दिख रही है, जो विश्व युद्ध का रूप भी ले सकती है। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद की, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस 3 ओर से यूक्रेन पर हमले की तैयारी में है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का फैसला ले लिया है। ये दावा अमेरिका की ओर से किया गया है। हालांकि अमेरिका का ये भी कहना है कि वो लगातार मामले के शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक रूस की ओर से ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं कि वो यूक्रेन मामले में अपने कदम पीछे खींचने की तैयारी में है। आपको बता दें कि यूक्रेन विवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से लगभग 1 घंटे बात की थी। यहाँ तक कि उन्हें यूक्रेन पर किसी भी तरह के सैन्य कार्रवाई के खिलाफ समझाया और चेताया भी, लेकिन उनका कहना है कि 60 मिनट लंबी चली इस बातचीत से हालात में बदलाव के कोई संकेत नहीं है। अमेरिका का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की सीमाओं पर करीब 1,30,000 रूसी सैनिकों को तैनात कर दिया है। इस बीच तनाव बढ़ता देख दुनिया की कई एयरलाइंस कंपनियों ने यूक्रेन के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इसके अलावा कई देशों ने अपने दूतावासों से गैर जरूरी स्टाफ को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। अमेरिका समेत कई देशों ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़कर निकलने की अपील की है। भारत के 20,000 से ज्यादा छात्र यूक्रेन के तमाम संस्थानों में शिक्षा ले रहे हैं, जिस कारण से भारत में भी यूक्रेन विवाद को लेकर चिंता देखी जा रही है। इस बीच रूस ने अमेरिका के सभी दावों को झूठा करार दिया है। रूस का कहना है कि अमेरिकी नेता झूठ बोलते थे, झूठ बोल रहे हैं और आगे भी आम नागरिकों पर दुनिया भर में हमलों के लिए झूठ बोलते रहेंगे। अब अमेरिका के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति काबू से बाहर है, जिसके नतीजे भारत के लिए भी भयावह हो सकते हैं। और बुलेटिन के अंत में बात चीनी ऐप्स पर फिर लगे प्रतिबंध की। लगभग 2 साल से भारत चीन के बीच तनाव चल रहा है। चीनी अतिक्रमण के चलते भारत को कई कड़े कदम उठाने पड़े हैं। भारत में चीन के 270 के करीब ऐप बैन किए जा चुके हैं। इस बीच एक बार फिर चीनी ऐप्स को लेकर सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। चोरी छिपे पिछले दरवाजे से भारत में एंट्री कर चुके चीनी ऐप्स पर भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने एक बार फिर चीनी ऐप्स बैन कर दिए हैं। इस बार 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये 54 चीनी ऐप्स यूजर्स का डेटा चीनी सर्वर पर भेज रहे थे या फिर संदिग्ध सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे। इसमें बहुत से ऐसे ऐप्स भी हैं जिन्हें पहले भी बैन किया गया था, लेकिन फिर से ये कुछ बदलाव के साथ भारत में फिर से प्रवेश करने में सफल हो गए थे। पहले जिन ऐप्स को भारत में बैन किया गया था, ये ऐप्स उनके क्लोन थे, यानी नाम बदलकर इन्हें भारत में फिर से लॉन्च कर दिया गया था। इनमें से कई ऐप्स टेंसेंट और अलीबाबा जैसी कंपनियों के हैं। इन ऐप्स ने अपनी ओनरशिप को छुपाया भी है। उन्हें हांगकांग या सिंगापुर जैसे देशों में रजिस्टर कराया गया है, लेकिन इसका डेटा बाद में चीन के सर्वर पर ही जा रहा था। बैन किए गए ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से भी हटा दिया गया है, लेकिन जिन यूजर्स ने इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लिया है, उन फोन में भी ये अभी भी काम कर रहे हैं। जिन ऐप्स पर
पर बैन्स लगाए गए हैं उनमें ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी HD, इक्वलाइजर एंड बेस बूस्टर, कैम कार्ड फॉर सेल्सफोर्स ENT, आइसोलाइन 2, एसेस ऑफ टाइम लाइट, वीवा ब्यूटी एडिटर, टेंसेंट ड्राइवर, ऑनम्योजी चेस, ऑनम्योजी अरेना, ऐप लॉक, डुअल स्पेस लाइट शामिल है। इस बीच जरेना फ्री फायर भी गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से गायब हो गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि इस ऐप पर भी बैन लगाया गया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।